हेलो फ्रेंड्स, आज अपन कवर करेंगे डेंगू के रिगार्डिंग। ठीक है, डेंगू में अपन क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले अपन देख ले कि इसका पीडीएफ का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से अपन देख सकते हैं पीडीएफ को, नोट्स को। सबसे पहले अपन देखेंगे बर्डन ऑफ द डेंगू। ठीक है, डेंगू का बर्डन देखेंगे वर्ल्ड वाइड और इंडिया में। नेक्स्ट अपना रहेगा एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट, जिसमें अपन एजेंट फैक्टर, होस्ट फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर इसको अपन कवर करेंगे। फिर अपन रहेगा हाई रिस्क ग्रुप, कि यदि किसी में डेंगू का इन्फेक्शन हो सकता है तो उसका कॉम्प्लिकेशन, ठीक है ना, यह सीवियरिटी ऑफ द डेंगू है वो किसमें हायर हो सकता है, वो हाई रिस्क ग्रुप को अपन देखेंगे। फिर अपन देखेंगे इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कि डेंगू फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर, डेंगू शॉक सिंड्रोम, इसको अपन आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और डायग्नोसिस कैसे करते हैं, और हर किसी के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ट्रीटमेंट क्या है। नेक्स्ट अपन देखेंगे क्लिनिकल डायग्नोसिस और लेबोरेटरी डायग्नोसिस, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। नेक्स्ट फिर अपन लास्ट में आएगा मैनेजमेंट, ठीक है ना, माइल्ड मॉडरेट सीवियर डेंगू का अपन मैनेजमेंट कैसे करते हैं। फिर यदि रेड सेल ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो उसके लिए इंडिकेशन क्या है, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके लिए इंडिकेशन क्या है, और फिर डेंगू का ट्रीटमेंट होने के बाद कौन से क्राइटेरिया वो फुलफिल होते हैं तभी अपन उसको डिस्चार्ज करते हैं। तो ये वन बाई वन अपन कवर करेंगे। नेक्स्ट अपन देखेंगे बर्डन ऑफ द डेंगू। सबसे पहले अपन ग्लोबल देखेंगे, फिर अपन इंडिया में देखेंगे। ग्लोबली देखें तो 390 मिलियन इन्फेक्शन अकर एनुअली। कितने? 390 मिलियंस। आउट इसमें से देखें 390 में से तो 96 मिलियन है विच शो द क्लिनिकल सिम्टम्स, और 96 मिलियन में देखें तो 5 लाख है केसेस ऑफ डेंगू हेमोरेजिक फीवर रिक्वायर द हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है ना, और इस 5 लाख में से अपन देखें तो 90% होते हैं वो चिल्ड्रन एज ग्रुप से बिलोंग करते हैं। फिर अपन देखें ग्लोबल रिपोर्ट के 2010 को अपन कंपेयर करें किससे, 2023 से, तो 2010 में कितने मिलियन केसेस थे, 2.4 मिलियन केसेस अक्कर हुए थे वो। ठीक है ना, अपन 2023 में देखें तो इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 5.6 मिलियन, और 2023 में डेथ कितनी हुई टोटल 7,300 की। इंडिया में देखें तो इंडिया में डेंगू देखें कि 35 स्टेट या यूनियन टेरिटरी में एंडेमिक है डेंगू। 2022 का अपन डाटा देखें, ठीक है, तो इंडिया में कितने केसेस रिपोर्टेड हुए थे, 1,66,718 केस टोटल डिटेक्ट हुए थे। उसमें से डेथ कितना हुई थी, 243 की डेथ हुई थी। अपन देखें डेंगू के 4 सीरोटाइप होते हैं जो डेंगू फीवर के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4। डेन 1 और 2 है वो वाइड स्प्रेड या मोस्ट कॉमनली जिनकी वजह से डेंगू फीवर होता है। अपन इंडिया में देखें कि कौन कौन से स्टेट है जो हाई बर्डन, ठीक है ना, स्टेट थे 2022 में। तो सबसे ज़्यादा हाई बर्डन स्टेट था यूपी, 19,000 केसेस थे। फिर राजस्थान जिसमें 13,491 केसेस थे। थर्ड नंबर पे बिहार था जिसमें 13,221 केसेस थे। नेक्स्ट अपन देखें कि रिसेंट ईयर में, ठीक है ना, केसेस है वो डेंगू के राइज हो रहे, उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, ठीक है ना, रैपिड अर्बनाइजेशन, वाटर स्टोरेज इश्यूज, मॉस्किटो ब्रीडिंग, ठीक है ना, इनको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल रहा है, इस वजह से रिसेंट ईयर में डेंगू के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, डेंगू अपन आउटब्रेक की बात करें कि डेंगू का आउटब्रेक कब आ सकता है, डेंगू आउटब्रेक पीक आफ्टर द मानसून, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इन साउथर्न स्टेट और गुजरात में बात करें तो ट्रांसमिशन इज, ठीक है ना, पेरेनियल मीन्स थ्रू आउट द ईयर ट्रांसमिशन प्रेजेंट रहता है डेंगू फीवर का। नेक्स्ट अपन बात करें इसके एजेंट फैक्टर की। डेंगू के लिए अपने बर्डन कर लिया ग्लोबल और इंडिया में। डेंगू का एजेंट देखें तो जो पॉजिटिव एजेंट होता है कौन से जीनस से बिलोंग करता है, फ्लेवी वायरस जीनस से बिलोंग करता है। 4 सीरोटाइप होते हैं डेंगू वायरस के, 1, 2, 3, 4। मोस्ट कॉमन कौन से, 1 और 2। इसमें अपन देखें कि 4 सीरोटाइप में क्रॉस इम्यूनिटी एब्सेंट होती है, मीन्स अपन को किसी एक सीरोटाइप से इन्फेक्शन हुआ है तो स्पेसिफिक उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा बॉडी में। नेक्स्ट टाइप अपन को सीरोटाइप 2 से यदि इन्फेक्शन होता है तो ये एंटीबॉडी इसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करेगी।
ये होता है क्रॉस इम्यूनिटी। रिकवरी फ्रॉम द वन इन्फेक्शन बाई वन सीरोटाइप प्रोवाइड द लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी फ्रॉम दैट सीरोटाइप ओनली, ठीक है ना। स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द स्पेसिफिक सीरोटाइप। सेकेंडरी इन्फेक्शन विथ डेंगू सीरोटाइप 2 या मल्टीपल इन्फेक्शन विथ डिफरेंट सीरोटाइप लीड टू सीवियर फॉर्म ऑफ द डेंगू, मीन्स डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम। इसके क्या मीनिंग कि अपन को किसी एक सीरोटाइप से इन्फेक्शन हुआ, नेक्स्ट टाइम किसी अदर टाइप सीरोटाइप से इन्फेक्शन हुआ, 2 या 3 किसी से, तो डेंगू की सीवियरिटी वो इंक्रीज हो जाएगी। अपन बात करें एजेंट की बात कर ली, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, एजेंट को होस्ट तक ट्रांसमिट करने के लिए अपन को किसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है डेंगू में, वेक्टर की, ठीक है ना। तो वेक्टर जो डेंगू के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एडिज मॉस्किटो। उसका दूसरा नाम क्या है, टाइगर मॉस्किटो। फिर अपन देखें एडिज मॉस्किटो में कौन से मोस्ट कॉमन स्पीसीज है जो रेस्पॉन्सिबल है डेंगू के लिए, तो एडिज एजिप्टी और एडिज एल्बोपिक्टस। दोनों के बारे में अपन को पता होना चाहिए, दोनों के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। इसका अपन अपीयरेंस देखें, अपन देख सकते हैं बैठे हुए का नॉर्मल ग्रोस पोजीशन में, तो इस टाइप का इसका अपीयरेंस होता है। तो इसको इस अपीयरेंस को अपन क्या बोलते हैं, जैसे ये हेड हो गया और ये टेल हो गई और ये बॉडी पार्ट हो गया, इसको अपन क्या बोलते हैं, हंचबैक अपीयरेंस विथ वाइट स्ट्रिप ऑन द ब्लैक बॉडी एंड लेग्स। यहाँ देख सकते हो बॉडी और लेग्स पे वाइट वाइट स्ट्रिप प्रेजेंट है, इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, टाइगर मॉस्किटो के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसके अपन कैरेक्टरिस्टिक देखे, ठीक है ना, टाइगर मॉस्किटो के तो एंथ्रोपोफिलिक होते हैं, मीन्स मोस्ट कॉमनली जो फीडिंग के लिए प्रिफर करते हैं बाइटिंग वो ह्यूमन को करते हैं। डे टाइम बाइटर होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे अपन आगे पढ़ेंगे अदर डिजीज में एनाफिलीज हो गया, क्यूलेक्स हो गया, वो सब ठीक है नॉक्टर्नल बाइटर्स होते हैं, ये डे टाइम बाइटर्स है। प्लस नर्वस फीडर है, क्या मीनिंग है, बाइट मल्टीपल होस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ब्रीड कहाँ पे करते हैं नॉर्मल मोस्ट कॉमनली, ब्रीडिंग प्लेसेस क्या है इनके, तो आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ द वाटर लाइक ओवरहेड टैंक हो गया, बैरल्स हो गए, टायर्स हो गए या फ्लोवर पॉट्स हो गए, ऐसे में जिसमें आर्टिफिशियल वाटर कलेक्टेड रहता है वहाँ पे ये मोस्ट कॉमन प्लेस होता है जहाँ पे ये ब्रीडिंग करते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे, अपन देख लिया कि मॉस्किटो कैसा दिखता है, एडिस उसको अपन टाइगर मॉस्किटो बोलते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे उसके एग और लार्वा के बारे में, अपन लिटिल इनके बारे में इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। लाइक अपन एग के बारे में देखें तो सिगार शेप्ड, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं इसका शेप कैसा है, सिगार शेप्ड प्लस लेस एक सिंगली, तो ये सिंगली प्रेजेंट होते हैं और सिगार शेप्ड इसका आकार होता है, ठीक है ना। तो ये अपना हो गया। फिर अपन लार्वा देखेंगे, लार्वा में साइफन ट्यूब प्रेजेंट शॉर्ट होती है, ठीक है ना, यहाँ आप देख सकते हो साइफन ट्यूब प्रेजेंट होती है। जैसे अपने इससे पहले मलेरिया पढ़ा था उसमें अपन देखा था एनाफिलीज वेक्टर होता है, उसमें उसके लार्वा में साइफन ट्यूब एब्सेंट होती है, तो इसलिए वो वाटर के पैरेलल प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। इसमें साइफन ट्यूब प्रेजेंट होती है तो ये वाटर के एक एंगल पे प्रेजेंट होता है। फिर अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे क्यूलेक्स, ठीक है ना। क्यूलेक्स में जो साइफन ट्यूब होती है वो लॉन्ग होती है, ठीक है। फिर अपन जो अपने वेक्टर पढ़े थे एडिज एजिप्टी और एडिज एल्बोपिक्टस, तो इसमें भी अपन को डिफरेंस पता होना चाहिए, दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। एडिज एजिप्टी की बात करें तो हाईली डोमेस्टिकेटेड, मीन्स लाइज क्लोज टू द ह्यूमन ड्वेलिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रॉन्ग एंथ्रोपोफिलिक मीन्स प्रिफर टू बाइट ह्यूमन रेदर देन द एनिमल, कि घरों के अंदर रहते हैं और इंसानों को काटते हैं मेनली। नर्वस फीडर है, मीन्स इट बाइट मोर देन वन होस्ट टू कंप्लीट द वन ब्लड मील, कि इसको एक ब्लड मील कंप्लीट करने के लिए मोर देन वन होस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है ना। तो ये नर्वस फीडर हो गई। प्लस डिस्कॉर्डेंट स्पीसीज मीन्स नीडेड मोर देन वन ब्लड फीड फॉर कंप्लीशन ऑफ द वन गोनोट्रोपिक साइकिल, मीन्स एग डेवलपमेंट साइकिल, ठीक है ना। एग डेवलपमेंट साइकिल के लिए भी इसको, ठीक है, मोर देन वन ब्लड फीड की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना। तो अपने इसे क्या देखा, एडिज एजिप्टी के घरों के अंदर रहते हैं और सिर्फ इंसानों को काटते हैं और मल्टीपल होस्ट को इनको ब्लड मील के लिए बाइट करना पड़ता है, प्लस गोनोट्रोपिक साइकिल के लिए भी इनको मोर देन वन ब्लड मील की रिक्वायरमेंट होती है।
और अपन देखेंगे एडिज एल्बोपिक्टस, तो इसमें बिल्कुल इसका उल्टा है। पार्शियली इन्वेट द पेरिफेरल एरिया ऑफ द अर्बन सिटीज। अर्बन सिटीज होती है उसके पेरिफेरल एरिया में प्रेजेंट होते हैं मोस्ट कॉमनली। इट इज एग्रेसिव फीडर, ठीक है ना, रेडिली बाइट्स द ह्यूमन एंड एनिमल, कि दोनों को काट सकते हैं, एनिमल प्लस ह्यूमन, ठीक है। प्लस कॉनकोर्डेंट स्पीशीज, इसका क्या मीनिंग है, कंप्लीट द इंटायर ब्लड मीन इन वन गो ऑन ए सिंगल होस्ट, ठीक है, सिंगल होस्ट पे सिंगल बाइट में ही अपनी ब्लड मील है वो कंप्लीट कर लेते हैं। प्लस डज नॉट रिक्वायर द मल्टीपल फीड्स फॉर वन गोनोट्रोपिक साइकिल, मीन्स एक डेवलपमेंट साइकिल के लिए एक ही ब्लड मिल सफिशिएंट होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट अपन देखेंगे रिजर्वायर ऑफ द इन्फेक्शन, मैन और मॉस्किटो दोनों हो सकते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड वेरी इंपॉर्टेंट, कितना होता है 3 to 10 डेज, और एवरेज मान के चला कितना होता है 5 to 6 डेज। ये हो गया एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड। होस्ट फैक्टर की बात करें, ऑल एज ग्रुप आर इक्वली ससेप्टिबल, ऑल जेंडर आर इक्वली ससेप्टिबल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर अपने बोला हाई रिस्क ग्रुप क्या देखेंगे अपन, कि एक बार, ठीक है, इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने बाइट कर लिया इंसान को, उसको डेंगू फीवर हो गया, ठीक है ना। कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं, कंडीशन होती है जिसमें डेंगू फीवर वो डेंगू हेमरेजिक फीवर या डेंगू शॉक सिंड्रोम में कन्वर्ट हो सकता है, तो वो उसको अपन क्या बोलते हैं, हाई रिस्क ग्रुप। इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करें कि जो वेक्टर होते हैं उनके लिए मोस्ट फेवरेबल एनवायरनमेंट कौन सा होता है, जिसमें ब्रीडिंग प्रॉपरली कर सकते हैं, ठीक है ना। ह्यूमिडिटी 60 to 80%, टेम्परेचर 16 to 30 डिग्री सेल्सियस, डज नॉट ऑकर एट द हाई एल्टीट्यूड लाइक, ठीक है, मोर देन 2000 फीट वाले एरिया है वहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे वेक्टर ये एब्सेंट होते हैं। प्लस सीन द पोस्ट मानसून, ठीक है ना, डेंगू है पोस्ट मानसून के टाइम पे मोस्ट फ्रिक्वेंटली केसेस है इसके राइज होते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे ट्रांसमिशन साइकिल, जिसमें कौन एनिमल होते हैं, मैन, फिर मॉस्किटो, देन मैन, ठीक है ना। इसका अपन देखेंगे आगे। द एडिज मॉस्किटो बिकम द इन्फेक्टिव बाय फीडिंग ऑन ए पेशेंट फ्रॉम द डे बिफोर द ऑनसेट ऑफ द इलनेस टू द 5th डे ऑफ द इलनेस। इस ड्यूरेशन में यदि वो फीडिंग करता है पेशेंट के ऊपर तो वो इन्फेक्टिव हो जाता है। आफ्टर है एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड, मीन्स इंक्यूबेशन पीरियड इन मॉस्किटो, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड। वो कितने समय का होता है, 8 to 10 डेज का। द मॉस्किटो बिकम द इन्फेक्टिव एंड इज एबल टू ट्रांसमिट द इन्फेक्शन। वंस द मॉस्किटो बिकम द इन्फेक्टिव इट रिमेन्स सो फॉर लाइफ, ठीक है, एक बार यदि इन्फेक्टिव हो गया तो लाइफ टाइम इन्फेक्टिव रहेगा, जब तक वो जिंदा रहेगा। नेक्स्ट अपन देखें कि मॉस्किटो होता है इसमें ट्रांस ओवेरियन ट्रांसमिशन होता है, डेंगू वायरस का पॉसिबल है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका क्या मीनिंग होता है, द जेनिटल ट्रैक्ट ऑफ द मॉस्किटो गेट इन्फेक्टेड, ठीक है ना, ठीक है। प्लस व्हेन वायरस एंटर्स फुली डेवलप्ड एग एट द टाइम ऑफ द ओवी पोजीशन, ओवी पोजीशन के यदि टाइम पे, ठीक है ना, वायरस यदि फुली एग कंडीशन में डेवलप्ड है तो वो, ठीक है ना, ट्रांस ओवेरियन ट्रांसमिशन हो जाएगा, कि डेंगू का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वेक्टर की टाइम पे डेंगू का, ठीक है ना, ट्रांसमिट हो जाएगा उसको। नेक्स्ट अपन देखें कि हाई रिस्क पेशेंट कौन से होते हैं। द फॉलोइंग होस्ट फैक्टर कंट्रीब्यूट टू द मोर सीवियर डिजीज एंड इट इज कॉम्प्लिकेशन, ठीक है ना। तो एक्सट्रीम एज ग्रुप हो गया, ठीक है, इन्फेंट एंड एल्डरली एज ग्रुप, ओबेसिटी हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, पेप्टिक अल्सर डिजीज हो गया, प्लस वुमेन हु आर इन द मेंस्ट्रुएशन और हैव एबनॉर्मल ब्लीडिंग, हेमोलाइटिक डिजीज हो गया लाइक G6PD डेफिशिएंसी, थैलेसीमिया और अदर हेमोग्लोबिनोपैथीज, सिकल सेल एनीमिया टाइप, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज हो गया, क्रोनिक डिजीज की कंडीशन होगी डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अस्थमा, इस्केमिक हार्ट डिजीज, ठीक है, और क्रोनिक रीनल फेलियर, लीवर सिरोसिस, जो भी ये क्रोनिक कंडीशन है इसमें भी डेंगू इन्फेक्शन का सीवियर डिजीज होने का चांसेस है डेंगू के, ठीक है। प्लस पेशेंट ऑन द स्टेरॉइड या एनसेड का ट्रीटमेंट चला, उस कंडीशन में भी डेंगू वो सीवियर फॉर्म में हो सकता है। नेक्स्ट अपन देखें
क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है डेंगू के, ठीक है ना। रेस्पेक्ट में देखें तो डायग्नोसिस और मैनिफेस्टेशन वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके ड्रग में क्या अपन इंट्रावीनस आईवी फ्लूइड देंगे, फ्लूइड का क्या सिस्टम रहता है वही अपन को देखना है। तो इसके लिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और अपने डायग्नोसिस वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अपन देखें डेंगू वायरस इन्फेक्शन में भी एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है, और सिम्प्टोमेटिक में कॉजेज द अनडिफरेंशिएटेड फेब्राइल इलनेस मीन्स वायरल सिंड्रोम और डेंगू फीवर और डेंगू हेमरेजिक फीवर इंक्लूडिंग द डेंगू शॉक सिंड्रोम। तो इनमें से डेंगू इन्फेक्शन के बाद कोई भी कंडीशन, कोई भी स्टेज पॉसिबल हो सकती है। सबसे पहले अपन देखेंगे कि यदि डेंगू इन्फेक्शन एसिम्प्टोमेटिक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि अनडिफरेंशिएटेड फेब्राइल इलनेस प्रेजेंट है, उस कंडीशन में अपन क्या क्या साइन और सिम्टम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अनडिफरेंशिएटेड फीवर मीन पर्सन हु हैव बीन इन्फेक्टेड विद डेंगू स्पेशली फॉर द फर्स्ट टाइप मीन्स प्राइमरी डेंगू इन्फेक्शन may develop a simple fever which are indistinguishable from the other viral infection। इसमें मैक्यूलोपैपुलर रेसेस प्रेजेंट हो सकते हैं फीवर के साथ, प्लस अपर रेस्पिरेटरी और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिम्टम है वो भी मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट हो सकते हैं। कौन सी कंडीशन में? अनडिफरेंशिएटेड फीवर, कि मीन्स जो फीवर आया उसको अपन डिफरेंशिएट नहीं कर रहे अदर वायरल इन्फेक्शन से। नेक्स्ट अपनी क्या कंडीशन थी? सबसे पहले थी अनडिफरेंशिएट फीवर, फिर अपने डेंगू इन्फेक्शन हो गया। इसमें तीन कंडीशन हो सकती है, एक डेंगू फीवर हो सकता है, डेंगू हेमरेजिक फीवर हो सकता है, इसके रिगार्डिंग में डिटेल में भी देखेंगे, डेंगू शॉक सिंड्रोम हो सकता है। तो अपन देखें कि डेंगू फीवर कब होता है? इनिशियली कितना अपन 3 to 10 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट हो गया, उसके बाद अपन ये हो सकता है। उसमें क्या कंडीशन हो सकती है? सडन, ठीक है ना, राइज ऑफ हाई ग्रेड फीवर प्लस हेडेक, माइल्जिया प्लस आर्थरालजिया, उसको अपन क्या बोलते हैं? ब्रेक बोन फीवर, ठीक है। ब्रेक बोन फीवर किसको बोलते हैं अपन? माइल्जिया और आर्थरालजिया प्रेजेंट, मसल पेन और बोन पेन, प्लस रिट्रोऑर्बिटल पेन प्रेजेंट होता है, माइल्ड ब्लीडिंग हो सकती है मे बी सम टाइम, ठीक है ना। नो प्लाज्मा लीकेज, डेंगू फीवर की कंडीशन में प्लाज्मा लीकेज एब्सेंट होता है। ये अपने किस में कंडीशन हो गई? डेंगू फीवर से रिलेटेड। फिर अपन देखें डे 3 to 7 पे क्या हो जाएगा? डेफरवेंस, ठीक है, मीन्स फीवर होगा वो सबसाइड हो जाएगा। और इसके बाद क्या होगा? यदि प्लाज्मा लीकेज नहीं था, ठीक है, डेंगू फीवर की कंडीशन में यदि प्लाज्मा लीकेज स्टार्ट हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? डेंगू हेमरेजिक फीवर। प्लाज्मा लीकेज बिगिन, जिससे क्या होगा? प्लाज्मा इंट्रावेस्कुलर स्पेस से बाहर जाएगा, ठीक है, जिसमें, ठीक है ना, प्लस फ्लूइड भी, फ्लूइड आउट गया तो अंदर को सेल्यूलर सेल, जो सेल परसेंट है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, तो राइजिंग ऑफ द हेमेटोक्रेट्स, प्लस प्लेटलेट कंसंट्रेशन है, काउंट है वो लेस देन 1 लाख हो जाएंगे, वो डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाएंगे, प्लस प्लेटलेट कम होगी तो पैटेचे, म्यूकोजल ब्लीडिंग, ठीक है, प्लस फ्लूइड इंट्रावेस्कुलर स्पेस से एक्स्ट्रावेस्कुलर स्पेस में गया है, ठीक है ना, तो वो कहाँ जाके इकट्ठा होगा, कलेक्टेड होगा, ठीक है ना, एब्डोमेन में हो सकता है या लंग्स में हो सकता है, जिसकी वजह से प्लूरल इफ्यूजन, एसाइटिस हो सकता है। तो ये सब किससे रिलेटेड हो गया? डेंगू हेमरेजिक फीवर हो गया। इफ प्लाज्मा लीकेज बिकम द सीवियर, तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है? डेंगू शॉक सिंड्रोम। इसको अपन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? मैसिव प्लाज्मा लीकेज प्रेजेंट है, प्लस हाइपोटेंशन की कंडीशन है क्योंकि इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड है वो डिक्रीज हो गया है, प्लस पल्स प्रेशर है वो नैरो हो जाएगा, मीन्स लेस देन 20 mm ऑफ Hg, प्लस एक्सट्रीमिटीज है वो कोल्ड हो जाएगी और पल्स है वो वीक एंड रैपिड हो जाएगी, रेस्टलेसनेस, अल्टर्ड सेंसोरियम हो सकता है, प्लस मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन हो सकता है लाइक लीवर, CNS और हार्ट, ठीक है। तो ये अपने सीक्वेंस में अपने स्टेज देख ली डेंगू के अंदर। लास्ट स्लाइड में आपने क्या देखा था? डेंगू फीवर देखा था, डेंगू हेमरेजिक फीवर देखा था और डेंगू शॉक सिंड्रोम देखा था। इसमें अपन क्या देखेंगे? 1 by 1 में सबसे पहले डेंगू फीवर के रिगार्डिंग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? हमने बात कर चुके हैं 3 to 10 डेज। इसके बाद क्या होगा? सडन ऑनसेट, ठीक है ना, वो फीवर, चिल्स प्लस हाई ग्रेड फीवर मीन्स 39 to 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अपन मेजर करेंगे तो इतना बॉडी में प्रेजेंट होगा। प्लस अपन अर्ली सिम्टम की बात करें तो सीवियर हेडेक हो गया, प्लस माइल्जिया और आर्थरालजिया हो गया। उसको अपन क्या बोलते हैं?
ब्रेक बोन फीवर, ठीक है ना, जिसमें डेंगू के फीवर में अपने हर हड्डी के जॉइंट में और हर जॉइंट में अपने पेन होता है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रेक बोन फीवर। प्लस विथ इन 24 आवर्स रिट्रोऑर्बिटल पेन प्लस फोटोफोबिया, ठीक है ना, ये भी सिम्टम प्रेजेंट होंगे। अदर सिम्टम अपन देखें तो वीकनेस हो सकती है, एनोरेक्सिया, कॉन्स्टिपेशन, अल्टर्ड टेस्ट हो गया, एब्डोमिनल कोलिक हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, इंग्वाइनल पेन हो सकता है, एंड सोर थ्रोट हो सकता है। ये सब कौन सी कंडीशन में, डेंगू फीवर में प्रेजेंट है। प्लस फीवर पैटर्न की बात करें अपन तो बाइफेजिक पैटर्न होता है, मीन्स सडन राइज होगा, फिर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रिमिशन होगा, मीन्स फीवर सबसाइड होगा और फिर वापस सडन राइज होगा। रैसेज की बात करें अपन तो 80% केसेज में रैसेज प्रेजेंट हो सकते हैं। अब अपन देखेंगे रैसेज की कैरेक्टरिस्टिक। अर्ली में देखें तो फ्लशिंग या मोटलिंग टाइम हो गए, मीन्स पिन पॉइंट इरप्शन प्रेजेंट हो गए। फिर अपन लेटर कंडीशन देखें रैसेज की, ठीक है, तो ऑन डे 2 3 to 4 पे मैक्यूलो पेपुलर कंडीशन में प्रेजेंट होंगे, प्लस स्टार्ट ऑन द ट्रंक और फिर स्प्रेड आउट हो जाएंगे बॉडी के अदर पार्ट पे। रेसेस की ड्यूरेशन बात करें, फ्यू ओवर टू सेवरल डे में एंड विद द डी स्क्वामेशन। फीवर की ड्यूरेशन देखें तो फीवर 5 डेज के लिए रहता है इनिशियल, ठीक है ना, रेयरली मोर देन 7 डेज होता है कि फीवर की कंडीशन 5 डेज तक है। 5 डेज के बाद यदि फीवर सबसाइड हो गया प्लस प्लाज्मा लीकेज नहीं हो गया तो पेशेंट रिकवर हो जाएगा, और फीवर सबसाइड हो गया और प्लाज्मा लीकेज कंटिन्यू रहा, इंक्रीज हो गया, तो उस कंडीशन में वो कौन सी कंडीशन में चला जाएगा, डेंगू हेमरेजिक फीवर की कंडीशन में चला जाएगा पेशेंट। रिकवरी की बात करें, यूजुअली कंप्लीट और कन्वर्सेंस में भी प्रोलॉन्ग, ठीक है ना। केस फैटिलिटी है वो डेंगू क्लासिकल डेंगू फीवर में वेरी लो होती है। और यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि इनिशियल कंडीशन में जो फ्लशिंग या मोटलिंग टाइप जो रेसेस प्रेजेंट होते हैं वो यहाँ पे दिखा रखे हैं, ठीक है, यहाँ पे अपन देख सकते हैं पिन पॉइंट रेसेस प्रेजेंट है। थर्ड कंडीशन क्या होगी अपने, फर्स्ट कंडीशन होगी अनडिफरेंशिएटेड फीवर, सेकंड डेंगू फीवर, थर्ड हो गया अपना डेंगू हेमरेजिक फीवर। इसको अपन क्या बोलते हैं, डेंगू हेमरेजिक फीवर इज द सीवियर फॉर्म ऑफ द डेंगू फीवर। द कोर्स ऑफ द डेंगू इलनेस डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस, क्या अपन डेंगू हेमरेजिक फीवर को 3 क्लास में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट कौन सी, फेब्राइल फेज, सेकंड क्रिटिकल फेज और थर्ड रिकवरी फेज, ठीक है ना। इट यूजुअली अपीयर अराउंड द डे 3 to 7 डे ऑफ द इलनेस, ठीक है ना, कि मीन्स अपने इनिशियल में डेंगू फीवर होगा, यदि उससे रिकवर नहीं होंगे तो अपन कौन सी कंडीशन में चले जाएंगे, डेंगू हेमरेजिक फीवर में, ठीक है ना। और ऑफन व्हेन द फीवर सबसाइड, के डेंगू हेमरेजिक फीवर की कंडीशन में फीवर, ठीक है ना, मैक्सिमम चांस होता है मोस्टली एब्सेंट ही होता है, ठीक है ना। प्लस अपन क्या करते हैं, डेंगू हेमरेजिक फीवर को अपन आइडेंटिफाई करने के लिए क्या अपन यूज करते हैं, पॉजिटिव टॉर्निक्वेट टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इज द मोस्ट कॉमन हेमरेजिक फिनोमिना। अपन बात की थी कि डेंगू हेमरेजिक फीवर में हेमरेजिक फिनोमिना प्रेजेंट रहती है, उसको अपन आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, पॉजिटिव टॉर्निक्वेट टेस्ट अपन आइडेंटिफाई करते हैं, टॉर्निक्वेट टेस्ट इस कंडीशन में पॉजिटिव आता है। क्या कैसे, क्या मीनिंग है इस प्रोसीजर, क्या होता है कि इन्फ्लेटिंग द ब्लड प्रेशर कफ, ठीक है, टू ए मिड पॉइंट बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर मेजर करेंगे, मिड पॉइंट पे अपन कफ को इन्फ्लेट करेंगे फॉर 5 मिनट के लिए। फिर अपन रीडिंग देखेंगे कि यदि पेटेची पर स्क्वायर, ठीक है ना, मोर देन 10 या इक्वल टू 10 है तो ये क्या इंडिकेट करती है, प्रोबेबल डायग्नोसिस। और यदि पेटेची पर स्क्वायर इंच एरिया मोर देन 20 या इक्वल टू 20 है, वो क्या इंडिकेट करती है, कंफर्म डायग्नोसिस। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, अपन को रेंज पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अपन देखेंगे डेंगू हेमरेजिक फीवर की अपने 3 फेजेस देखी थी, फेब्राइल फेज, क्रिटिकल फेज और थर्ड फेज थी अपने रिकवरी फेज। तो 1 बाय 1 अपन इसमें कवर करेंगे। फेब्राइल फेज होती है वो इक्वल टू क्लासिकल डेंगू सिंड्रोम, ठीक है ना, इसके इक्वल होती है, ठीक है ना। डे 1 to 3 और अप टू द 6 डे तक इसकी ड्यूरेशन होती है। इसमें क्या होता है, सडन हाई फीवर, फेशियल फ्लशिंग प्लस हेडेक, एपिगेस्ट्रिक या राइट कोस्टल मार्जिन पेन हो सकता है, एब्डोमिनल पेन कॉमन ये भी हो सकता है, रिट्रोऑर्बिटल पेन,
माइल्जिया, आर्थराल्जिया हो गया, ब्रेक बोन फीवर, ठीक है ना, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, माइल्ड ब्लीडिंग हो सकती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसकी वजह से पेटे की फॉर्मेशन हो सकता है और रेसेस में एपियर। तो ये कौन सी कंडीशन होगी, फेब्राइल फेज, जिसको अपन क्लासिकल डेंगू सिंड्रोम के इक्वल मानते हैं, ठीक है। और इस कंडीशन के बाद क्या होगा, डिफर्वेसेंस मीन्स टेम्परेचर फॉल होगा और फीवर सबसाइड हो जाएगा। फिर यदि प्लाज्मा लीकेज यहाँ पे स्टॉप हो गया तो डेंगू से रिकवरी हो जाएगी। यदि प्लाज्मा लीकेज स्टार्ट हो जाता है और कंटिन्यू रहता है तो अपन कौन सी कंडीशन में चले जाएंगे, क्रिटिकल फेज में। ये कब होती है, डे 3 to 7 ड्यूरिंग द डिफर्वेसेंस मीन्स व्हेन द फीवर ड्रॉप्स। इस कंडीशन की हॉलमार्क क्या है, कैपिलरी इंक्रीज कैपिलरी परमिबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि प्लाज्मा लीकेज है वो धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है। प्लाज्मा लीकेज की वजह से क्या हो सकता है, इंक्रीज हेमेटोक्रेट, ठीक है, कितना, मोर देन या इक्वल टू 20% फ्रॉम द बेस लाइन, ये अपन को डाटा पता होना चाहिए, इक्वल या मोर देन 20% फ्रॉम बेस लाइन, प्लस प्लूरल इफ्यूजन, एसाइटिस हो सकता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, प्लेटलेट काउंट है वो लेस देन 1 लाख होगी, और हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन आ सकते हैं, जिसके लिए अपन कौन सा टेस्ट करते हैं, टोर्निक्वेट टेस्ट। यदि वो पॉजिटिव आ जाता तो ठीक है, तो हेमरेज फिनोमिना को इंडिकेट करता है। प्लस क्रिटिकल फेज में वार्निंग साइन प्रेजेंट होते हैं, ये अपन को पता होने चाहिए कि डेंगू में वार्निंग साइन कौन कौन से होते हैं, परसिस्टेंट वॉमिटिंग, सीवियर एब्डोमिनल पेन, ठीक है, हेपेटोमेगेली और म्यूकोजल ब्लीडिंग, प्लस क्लिनिकल फ्लूइड एक्यूमुलेशन लाइक एसाइटिस, प्लूरल इफ्यूजन हो गया, रेस्टलेसनेस और इरिटेबिलिटी। तो ये कुछ वार्निंग साइन है, ठीक है ना, ये अपन को क्लियरली याद होने चाहिए। नेक्स्ट अपन देखें, इफ प्लाज्मा लीकेज कंटिन्यू, प्लाज्मा लीकेज है वो, ठीक है ना, और भी ज़्यादा सीवियर फॉर्म में कंटिन्यू है तो क्या हो सकता है, डीएसएस, डेंगू शॉक सिंड्रोम में कन्वर्ट हो सकता है। डेंगू हेमरेजिक फीवर की क्रिटिकल फेज है वो किस में कन्वर्ट हो सकती है, डेंगू शॉक सिंड्रोम में। इसमें क्या होगा, अपन ने देखा था कि पल्स है वो वीक हो जाएगी, रैपिड हो जाएगी, पल्स प्रेशर है वो नैरो हो जाएगा, कितना, लेस देन 20 mmHg, प्लस कोल्ड एंड क्लेमी स्किन हो जाएगी, हाइपोटेंशन कंडीशन हो जाएगी, सर्कुलेटरी फेलियर हो जाएगा, प्लस रिस्क ऑफ द सीवियर ब्लीडिंग, ठीक है ना, डीआईसी, मल्टीपल ऑर्गन इंपेयरमेंट हो सकता है। तो ये सब कंडीशन किसमें प्रेजेंट होती है, सीवियर कंडीशन डेंगू शॉक सिंड्रोम में, ठीक है। इफ पेशेंट सर्वाइव 24 to 48 आवर ऑफ क्रिटिकल फेज, कि क्रिटिकल फेज में यदि वो पेशेंट सर्वाइव कर जाता है कितना, 1 से 2 दिन, तो वो कौन सी फेज में चला जाएगा, रिकवरी फेज में, जो डेंगू हेमरेजिक फीवर की लास्ट फेज होती है। इसमें क्या होता है, ग्रेजुअल रीएब्जॉर्प्शन ऑफ द लीक्ड फ्लूइड का रीएब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है, प्लस हेमेटोक्रेट है वो नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाते हैं, डायूरेसिस स्टार्ट हो जाता है, जिससे जो एक्स्ट्रा वेस्कुलर कंपार्टमेंट फ्लूइड इकट्ठा वो लॉस हो जाता है, प्लस एपेटाइट इंप्रूव हो जाती है, रेसेज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, व्हाइट आइलैंड इन द रेड सी, प्लस डेंजर कंडीशन क्या हो सकती है, फ्लूइड ओवरलोड, इफ एक्सेस आईवी फ्लूइड है तो उसका भी अपन को, आईवी फ्लूइड अपन जो भी अपन पेशेंट को दे रहे हैं उसका भी अपन को कंप्लीट कैलकुलेशन पता हो, और फिर लास्ट में रीस्टोरेशन ऑफ द नॉर्मल फिजियोलॉजी। तो ये पूरा कंडीशन रहती है कि फेब्राइल फेज सबसे पहले होता है, फिर क्रिटिकल फेज होता है, क्रिटिकल फेज यदि कंटिन्यू रहता है प्लाज्मा लीकेज तो किसमें चला जाता है पेशेंट, डेंगू शॉक सिंड्रोम में। यदि इस क्रिटिकल फेज को यदि पेशेंट 1 से 2 मीन्स 24 से 48 घंटे यदि सर्वाइव कर जाता है इस क्रिटिकल फेज में तो वो पेशेंट रिकवर हो जाता है। अपन ने देख लिया क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लिए, ठीक है ना। उसके बाद अपना क्या होगा, इसको अपन डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो डायग्नोसिस क्लिनिकल बेसिस पे कैसे कर सकते हैं, लेबोरेटरी डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, दोनों अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे डेंगू फीवर की। डेंगू फीवर में अपन यदि बात करें प्रोबेबल डायग्नोसिस, प्रोबेबल डेंगू का अपन कैसे आइडिया लगा सकते हैं, एक्यूट फेब्राइल इलनेस विथ 2 और मोर ऑफ द फॉलोइंग, कौन कौन सी कंडीशन, ये रही, ठीक है ना, एक्यूट फेब्राइल इलनेस है विथ 2 और मोर देन 2, कोई भी अपन जो देखेंगे साइन ये प्रेजेंट हो, हेडेक हो, रिट्रोऑर्बिटल पेन, माइल्जिया,
आर्थ्रालजिया या बोन पेन, रेशेस प्रेजेंट हो, हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन हो, ल्यूकोपेनिया हो मीन्स WBC काउंट लेस देन 5000 हो, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो, प्लेटलेट लेस देन 150 लाख काउंट प्रेजेंट हो, या राइजिंग हेमेटोक्रिट मीन्स 5 to 10%। यदि ये कंडीशन प्रेजेंट हो, वो भी कितनी 2 या मोर देन 2, ठीक है, प्लस, ठीक है ना, और NS1 एंटीजन IgM पॉजिटिव बाय रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, RDT का आपने यूज किया है, क्योंकि RDT की जो सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी होती है वो बहुत लेस होती है, बहुत लो होती है, इसलिए इसको अपन कभी भी कंफर्म डेंगू केस नहीं मान सकते, ठीक है। RDT पॉजिटिव आ जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोबेबल डेंगू। तो ये हो गया प्रोबेबल। कंफर्म डेंगू कब मानेंगे, कि एक केस विद द क्लिनिकल डिस्क्रिप्शन प्लस कि प्रोबेबल डेंगू प्रेजेंट है, प्लस वन ऑफ द फॉलोइंग, कोई भी एक क्राइटेरिया या ऊपर वाले क्राइटेरिया प्रेजेंट है, प्लस कोई भी एक क्राइटेरिया जो अपन देखेंगे उनमें से कोई एक भी क्राइटेरिया प्रेजेंट है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कंफर्म डेंगू केसेस, लेबोरेटरी कंफर्म। जैसे अपन देखें आइसोलेशन ऑफ द डेंगू वायरस, ये वायरस को अपने कल्चर किया, ठीक है ना, सैंपल कहाँ से लिया, सीरम लिया, प्लाज्मा या ल्यूकोसाइट, कोई भी सैंपल लिया, अपन इसको कल्चर किया और डेंगू वायरस को आइसोलेट कर लिया। या फिर डिटेक्शन ऑफ द IgM एंटीबॉडी बाय एलाइजा, ठीक है ना, इन ए सिंगल सीरम सैंपल में। या फिर डिटेक्शन ऑफ द डेंगू वायरल एंटीजन इन सीरम लाइक NS1 वाया एलाइजा, ठीक है ना, अपने ऊपर क्या किया था, NS1 या IgM वाया RDT के थ्रू, तो वो किसमें चला गया था, प्रोबेबल डेंगू में। यदि अपन एलाइजा यूज करते हैं तो उसको अपन क्या बोलेंगे, कंफर्म है डेंगू। प्लस IgG सीरो कन्वर्जन, क्या मीनिंग है, 4 फोल्ड राइज इन द IgG टाइटर इन पीरियड शेरा, ठीक है ना, 2 बार अपने सैंपल कलेक्ट किए, कितने समय के गैप में, 2 वीक के गैप में अपने 2 सैंपल कलेक्ट किए, और 2 सैंपल में जो टाइटर का जो राइजिंग डिफरेंस है वो कितना है, 4 फोल्ड, मीन्स 4 टाइम 4 टाइम, ठीक है ना, ज्यादा राइज हो रखा IgG, ठीक है ना। जब अपन 2 सैंपल को कंपेरिजन किया, 2 सैंपल के आउटपुट को कंपेरिजन किया, एक सैंपल आज कलेक्ट किया तो दूसरा सैंपल 2 वीक के बाद कलेक्ट किया। प्लस डिटेक्शन ऑफ द वायरल न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना, मोलिकुलर टेस्ट का यूज करें, जैसे RT-PCR हो गया, रियल टाइम RT-PCR हो गया, नेस्टेड RT-PCR हो गया, या नासबा हो गया, न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस बेस्ड एम्प्लीफिकेशन हो गया। इसमें से अपन कोई भी मोलिकुलर टेस्ट यूज करते हैं जिसमें वायरस का न्यूक्लिक एसिड अपन डिटेक्ट कर लेते हैं, तो कि अपन इसको कंफर्म डेंगू केस मानेंगे। नेक्स्ट है डेंगू हेमरेजिक फीवर को अपन कैसे डायग्नोसिस कर लेते हैं, तो इसके लिए ऑल क्राइटेरिया मस्ट बी प्रेजेंट, मीन्स 4 क्राइटेरिया है, एक्यूट ऑनसेट ऑफ फीवर, हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया और एविडेंस ऑफ द प्लाज्मा लीकेज। ये चारों क्राइटेरिया प्रेजेंट होंगे तभी उसको अपन क्या बोलेंगे, डेंगू हेमरेजिक फीवर। एक्यूट ऑनसेट ऑफ फीवर मीन्स ड्यूरेशन 2 to 7 डेज हो गया, हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन हो गया, जैसे अपन कोई भी एक कंडीशन प्रेजेंट हो, जैसे पॉजिटिव टॉर्निक्वेट टेस्ट हो गया, या पेटेसी प्रेजेंट है, इकाइमोसिस या परप्यूरा की कंडीशन प्रेजेंट है, म्यूकोजल ब्लीडिंग प्रेजेंट है फ्रॉम गम्स या नोज से, GI ब्लीडिंग लाइक हेमेटोमेसिस हो गया, मेलेना हो गया, या ब्लीडिंग एट द इंजेक्शन साइट, कि इंजेक्शन साइट जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप ही नहीं हो रही है, ठीक है, लॉन्ग टाइम प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, कोई एक भी कंडीशन प्रेजेंट है तो हेमरेजिक मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव हो जाएगा। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मीन्स प्लेटलेट काउंट लेस देन या इक्वल टू 1 लाख, ठीक है, 1 लाख हो गया, ठीक है। प्लस एविडेंस ऑफ द प्लाज्मा लीकेज ड्यू टू द इंक्रीज वेस्कुलर परमिबिलिटी, इसको अपन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कोई भी एक कंडीशन प्रेजेंट है लाइक राइजिंग हेमेटोक्रिट, ठीक है ना, वो भी हेमेटोक्रिट राइज किसकी वजह से होते हैं, प्लाज्मा लीकेज की वजह से, कितना, इक्वल या मोर देन 20% अबव द बेसलाइन, या प्लूरल इफ्यूजन प्रेजेंट है, एसाइटिस प्रेजेंट है, या हाइपोप्रोटीनेमिया या लो एल्ब्यूमिन काउंट प्रेजेंट है। तो ये चारों के चारों में से कोई भी एक कंडीशन प्रेजेंट है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एविडेंस ऑफ द प्लाज्मा लीकेज। तो और डेंगू हेमरेजिक फीवर के लिए चारों कंडीशन है, इसमें चारों की चारों कंडीशन पॉजिटिव होनी चाहिए। फिर अपन बात करें डेंगू शॉक सिंड्रोम को अपन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो डेंगू हेमरेजिक फीवर की क्राइटेरिया 4 क्राइटेरिया प्लस साइन ऑफ द शॉक,
कि शॉक के साइन प्रेजेंट हो। कैसे अपन आइडेंटिफाई करेंगे? साइन क्या हो सकते हैं शॉक के? रैपिड एंड वीक पल्स, नैरो पल्स प्रेशर मीन्स लेस देन 20 mm Hg विथ इंक्रीज डायस्टोलिक प्रेशर। जैसे अपन देख सकते हैं कि एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं 100/80 mm Hg BP है, तो डायस्टोलिक प्रेशर इसमें थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। तो ये कंडीशन भी हो सकती है। प्लस एज डिफाइंड हाइपोटेंशन की बात करें कि सिस्टोलिक प्रेशर लेस देन 80 mm Hg फॉर दोज हु एज लेस देन 5 ईयर, या 80 to 90 mg फॉर ओल्डर चिल्ड्रन एंड अडल्ट। मीन्स कोई भी लेस देन 5 ईयर है उसमें सिस्टोलिक बीपी कितना? लेस देन 80। और अडल्ट की कंडीशन उसमें सिस्टोलिक बीपी की क्या रेंज होनी चाहिए? 80 to 90, ठीक है। तो ये क्या इंडिकेट करता है? हाइपोटेंशन कंडीशन प्रेजेंट है। आपने बोला था डेंगू शॉक सिंड्रोम में हाइपोटेंशन प्रेजेंट होता है। प्लस कोल्ड और क्लेमी स्किन, डिलेड कैपिलरी रिफिल, रेस्टलेसनेस और सर्कुलेटरी फेलियर, ये सब क्या कंडीशन इंडिकेट करती है? ये मल्टी ऑर्गन फेलियर, ये साइन ऑफ द शॉक है, ठीक है। प्लस डेंगू हेमरेजिक फीवर की क्राइटेरिया प्लस साइन ऑफ शॉक, यदि ये प्रेजेंट है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? डेंगू शॉक सिंड्रोम। नेक्स्ट अपन देखेंगे लेबोरेटरी डायग्नोसिस। इसमें वायरल डिटेक्शन कर सकते हैं, एंटीजन डिटेक्शन कर सकते हैं, एंटीबॉडी डिटेक्शन कर सकते हैं, मोलिकुलर टेस्ट यूज कर सकते हैं। जो अपने पहले पढ़ा था, जो अपने प्रोबेबल डेंगू को कंफर्म डेंगू में कन्वर्ट करने के लिए अपन को लेबोरेटरी डायग्नोसिस की रिक्वायरमेंट होती है। वायरल डिटेक्शन की बात करें तो एक तरह से गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है, जिसमें अपन क्या करेंगे? कल्चर की यूज करेंगे, जिसमें सैंपल कौन सा यूज करेंगे? सीरम हो गया, प्लाज्मा हो गया, वास्ट बफी कोट हो गया, टिश्यू हो गया, ठीक है। ये सैंपल लेंगे, कल्चर करेंगे और फिर वायरस को आइसोलेट कर देंगे। डिफिकल्ट है, रूटीन में, ठीक है ना, यूज नहीं किया जाता। फिर है एंटीजन डिटेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा एंटीजन करते हैं? NS1 एंटीजन एलाइजा मेथड के थ्रू, ठीक है। अर्ली इलनेस में अपन इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाईली स्पेसिफिक और हाई सेंसिटिविटी प्रेजेंट होती है इसकी। और कब तक यूजफुल होता है ये? फर्स्ट 5 डेज, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट 5 डेज में अपन को डेंगू को डायग्नोसिस करना है तो अपन कौन सा यूज करेंगे? NS1 एंटीजन एलाइजा मेथड यूज करेंगे। रैपिड NS1 टेस्ट आता है, ठीक है ना, RDT, जो 15 से 20 मिनट के अंदर रिजल्ट दे देते हैं, पर इसकी सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी होती है वो वेरिएबल होती है, वेरी लो होती है, इसलिए रिकमेंडेड नहीं किया जाता है। फिर अपन देखेंगे एंटीबॉडी डिटेक्शन, IgM एंटीबॉडी, IgM कैप्चर एलाइजा, जिसको अपन क्या बोलते हैं? मैक एलाइजा। ये कब यूजफुल होता है? डिटेक्ट द IgM आफ्टर द 5 डे ऑफ द इलनेस, ठीक है, विथ इन 5 डेज है, ठीक है, या 5 डेज है तो अपन NS1 करेंगे, आफ्टर 5 डेज है तो अपन IgM करेंगे। और IgM है, ठीक है ना, परसिस्ट अप टू द 90 डेज तक पॉजिटिव हो सकती है ब्लड में। प्लस प्रीफर्ड सीरोलॉजिकल टेस्ट है और यूजफुल इन सर्विलेंस या हॉस्पिटलाइजेशन केसेज में अपन को आइडेंटिफाई करने में ये यूजफुल होती है। फिर अपन IgG एलाइजा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, एंटीबॉडी डिटेक्शन में। इसमें क्या करते हैं? अपन पेड सैंपल लेते हैं, उसके अपन टाइटर का कंपेरिजन करते हैं। यदि टाइटर में 4 फोल्ड राइज हो रखा है सेकेंड सैंपल में, ठीक है ना, विथ कंपेयर टू द फर्स्ट सैंपल, तो अपन क्या बोलेंगे? पॉजिटिव है, IgG पॉजिटिव है, और ये रिसेंट कोई इन्फेक्शन हुआ इसलिए 4 फोल्ड राइज हुआ है टाइटर में। मोलिकुलर टेस्ट है जिसमें अपन न्यूक्लिक एसिड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, RT-PCR, रियल टाइम RT-PCR, नेस्टेड RT-PCR, या ठीक है ना, नासबा हो गया। ये एक तरह से न्यूक्लिक एसिड को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं मेथड, ठीक है ना, अर्ली फेज में, ठीक है ना। IgM डिटेक्ट हो उससे पहले ये न्यूक्लिक एसिड को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। फिर अपन देखेंगे कि अपन ने डायग्नोसिस कर लिया, अब अपन को डेंगू को मैनेज करना है। मैनेजमेंट ऑफ द माइल्ड डेंगू, माइल्ड डेंगू अपन किसको बोलेंगे? ठीक है ना, क्लासिकल डेंगू सिंड्रोम, ठीक है ना, पेशेंट विदाउट वार्निंग साइन, ठीक है ना। वार्निंग साइन कौन सी कंडीशन प्रेजेंट होते हैं? डेंगू हेमरेजिक फीवर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्लस पेशेंट कैन टॉलरेट द ओरल फ्लूइड and pass the urine at least once every 6 hours, वेरी इंपॉर्टेंट। तो उस कंडीशन में अपन किसको कैसे मैनेज करेंगे? एज ए माइल्ड डेंगू फीवर। इसे अपन क्या क्या यूज करेंगे? ओरल हाइड्रेशन देंगे, ORS यूज कर सकते हैं, फ्रूट जूस यूज कर सकते हैं, कोकोनट वाटर यूज कर सकते हैं, और सूप यूज कर सकते हैं।
इसमें अपन को क्या अवॉइड करना है, हाई शुगर ड्रिंक, ठीक है ना, जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन वर्सन हो सकती है, इसलिए अपन उसको अवॉइड करना है। फीवर कंट्रोल के लिए क्या यूज कर सकते हैं, पैरासीटामोल। द इंटरवल ऑफ द पैरासीटामोल डोजिंग शुड नॉट बी लेस देन 6 आवर, ठीक है ना, ये चीज का अपन को ध्यान रखना है कि एक पैरासीटामोल गोली और दूसरी पैरासीटामोल गोली के बीच में गैप कितना होना चाहिए, मिनिमम 6 आवर का होना चाहिए। प्लस एस्पिरिन, इबुप्रोफेन, एनसेड, बाकी सब एनसेड अदर टाइप एनसेड उनको अवॉइड करें, क्योंकि रिस्क ऑफ द ब्लीडिंग एंड एसिडोसिस होने का उनमें बहुत चांसेस है। वैसे डेंगू में ब्लीडिंग होने का ज़्यादा चांसेस है, और अपन यदि ये वाली दवाई लेते हैं तो इससे ज़्यादा रिस्क और इंक्रीज हो सकती है। प्लस एडवाइज टू रिटर्न immediately if the warning sign appear like no clinical improvement, severe abdominal pain, persistent vomiting, cold या clammy extremities, lethargy या restlessness, bleeding होने स्टार्ट हो जाए, not passing urine for more than 6 आवर हो गया, या excessive irritability like in children, इस कंडीशन में अपन को तुरंत हेल्थ फैसिलिटी पे दिखाने आना है। और मॉनिटरिंग क्या क्या कर सकते हैं, डेली मॉनिटरिंग डेंगू की कंडीशन में, माइल्ड डेंगू फीवर में टेम्परेचर, ठीक है ना, फ्लूइड इंटेक्ट और आउटपुट, अपन को आउटपुट और इंटेक्ट मेजर करना है फ्लूइड का। प्लस वार्निंग साइन के बारे में पता होना चाहिए, और साइन ऑफ द प्लाज्मा लीकेज के रिगार्डिंग पता हो, ये डेली मॉनिटरिंग होनी चाहिए। प्लस हेमेटोक्रेट का डेली काउंट पता हो, WBC, प्लेटलेट, ये अपन को डेली इसके काउंट में क्या उतार चढ़ाव हुआ, कि इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, उसके बारे में पता हो। प्लस स्टेबल पेशेंट है उसको अपन एट होम पे मैनेज करते हैं। लास्ट स्लाइड में क्या देखा था आपने, माइल्ड डेंगू के बारे में देखा था। नेक्स्ट किया अपना मॉडरेट डेंगू को मेजर कैसे करेंगे अपन, मैनेज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अपन मॉडरेट डेंगू को अपन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो मॉडरेट डेंगू किसको बोलेंगे, डेंगू फीवर प्लस वार्निंग साइन प्रेजेंट है, मीन्स ये कौन सी कंडीशन होगी, डेंगू हेमरेजिक फीवर की कंडीशन होगी, प्लस माइनस हाई रिस्क ग्रुप। इसमें अपन क्या करते हैं, क्लिनिकल अप्रोच देखे अपने, इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट मैंडेटरी होता है, प्लस बेसलाइन हेमेटोक्रेट टेस्ट बिफोर आईवी फ्लूइड, अपन आईवी फ्लूइड स्टार्ट करने से पहले एक बार, ठीक है, हेमेटोक्रेट काउंट कितना वो अपन इसकी रिपोर्ट करवा लें। बट हाइड्रेशन मस्ट नॉट डिलेड, कि हेमेटोक्रेट टेस्ट के लिए अपन हाइड्रेशन को डिलेड नहीं कर सकते, जल्द से जल्द अपन को टेस्ट के लिए सैंपल लेके अपन को आईवी फ्लूइड स्टार्ट करना है। प्लस मॉनिटर द ऑल वार्निंग साइन, जो अपने वार्निंग साइन देखे थे उसको कंप्लीट मॉनिटर करना है, ठीक है, जिसमें परसिस्टेंट वॉमिटिंग देखा था अपन ने, ठीक है, सीवियर एब्डोमिनल पेन था, तो ये सब कुछ अपन को वार्निंग साइन है उसकी रिगार्डिंग अपन को मॉनिटरिंग करनी है। प्लस परफॉर्म द ब्लड ग्लूकोज एंड अदर लेबोरेटरी टेस्टिंग, प्लस एंकरेज ओरल फ्लूइड इफ नॉट टॉलरेटेड देन द आईवी फ्लूइड अपन को स्टार्ट करना है। और आईवी फ्लूइड के रिगार्डिंग अपन फ्लो चार्ट देखेंगे कि आईवी फ्लूइड कैसे स्टार्ट करते हैं, उसको कैसे टेपरिंग करते हैं उसकी रिगार्डिंग। पेशेंट कैन बी डिस्चार्ज, मॉडरेट डेंगू में अपन पेशेंट को कब डिस्चार्ज कर सकते हैं, जब स्टेबल फॉर द 12 to 24 आवर्स, नो वार्निंग साइन प्रेजेंट, ठीक है, हेमेटोक्रिट है वो स्टेबल हो गया हो, गुड यूरिन आउटपुट, ठीक है ना। तो इस 4 कंडीशन को अपन ध्यान रखते हुए पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। अपन सबसे पहले देखेंगे आईवी फ्लूइड का क्या सिस्टम रहता है मॉडरेट डेंगू में मैनेजमेंट के लिए। तो इसमें अपन को, ठीक है ना, डेंगू विथ वार्निंग साइन, तो सबसे पहले अपन को आइसोटोनिक क्रिस्टेलॉइड सॉल्यूशन स्टार्ट करना है, ठीक है ना, कौन सा हो गया, NS या RN, ठीक है। इसमें से अपन को क्या रेट पे स्टार्ट करना, 7 to 10 ml पर kg पर आवर फॉर 1 आवर। इसमें अपन को एक पॉइंट याद रखना है कि जब भी अपन डेंगू शॉक सिंड्रोम पढ़ेंगे तो उसका भी फ्लो चार्ट है वो सेम रहेगा। तो क्या डिफरेंशिएट रहेगा, सिर्फ रेट ऑफ द फ्लूइड की जो रेट है, फ्लो ऑफ द रेट है वो डिफरेंट हो जाएगी। जैसे इसमें रेट कितनी, 7 to 10 ml पर kg पर आवर फॉर, ठीक है ना, फॉर 1 आवर के लिए अपन ये फ्लूइड देते हैं। उसके बाद अपन आफ्टर 1 आवर रीअसेस करते हैं कंडीशन की, जिसमें अपन TPR BP देखते हैं, ठीक है ना, TPR BP टेम्परेचर, पल्स, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी रेट प्लस BP प्लस हेमेटोक्रिट देखते हैं, यूरिन आउटपुट देखते हैं। तो ये सब अपन ब्लड प्रेशर, पल्स, रेस्पिरेशन, ये सब अपन रीअसेस करते हैं। उसके बाद यदि इंप्रूवमेंट दिखता है अपन को तो अपन क्या करेंगे,
कंटिन्यू करेंगे आईवी क्रिस्टलोइड फ्लूइड को विथ टेपरिंग। इनिशियल अपने कितना स्टार्ट किया था 7 to 10, फिर अपन इसको डिक्रीज कर देंगे 5 to 7 ml पर kg पर आवर फॉर 1 to 2 आवर्स। फिर अपन और उसको डिक्रीज करेंगे 3 to 5 ml पर kg पर आवर फॉर 2 to 4 आवर्स। फिर और थोड़ा डिक्रीज करेंगे 2 to 3 ml पर kg पर आवर फॉर 4 to 6 आवर। तो धीरे धीरे अपन टेपरिंग करते जाएंगे फ्लूइड की, ठीक है, फ्लो रेट की। एज द क्लिनिकल इंप्रूवमेंट इज नॉट रिड्यूस द फ्लूइड अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। और आईवी फ्लूइड इसको अपन कब स्टॉप कर देंगे, आफ्टर 24 to 48 आवर के बाद अपन इसको कंप्लीटली स्टॉप कर देंगे। ये अपना हो गया नॉर्मल। यदि मान लो अपन ने 1 घंटे तक फ्लूइड दिया और कोई भी इंप्रूवमेंट अपन को दिखाई नहीं दिया, तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अपन को हेमेटोक्रिट को अपन मेजर करेंगे, इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है ना। अपन जब भी फ्लो चार्ट देखेंगे तो अपना सीक्वेंस और टेस्टिंग है वो सेम रहेगा। जैसे यहाँ पे अपने कौन से 1 घंटे के बाद रीअसेस कर रहे हैं तो अपन कौन सा टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, क्या मेजर कर रहे हैं। इंप्रूवमेंट नहीं है तो अपन हेमेटोक्रिट मेजर कर रहे हैं, इससे फिक्स रहेगा अपना। यदि हेमेटोक्रिट काउंट है वो मोर देन 45 है, इक्वल टू 45 है, वो क्या इंडिकेट करता है, मीन्स परसिस्टेंट लीकेज है वो प्रेजेंट है, ठीक है। और हेमेटोक्रिट यदि काउंट लेस देन 45 है तो ये क्या इंडिकेट करता है कि सस्पेक्ट करता है ब्लीडिंग हो गई है, ठीक है ना। उसको इस कंडीशन में अपन ब्लीडिंग सस्पेक्ट करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे अपन, सबसे पहले हीमोग्लोबिन चेक करेंगे, फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, ठीक है। इसमें अपन होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं और पैक्ड आरबीसी ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं। होल ब्लड की बात करें तो 10 ml पर kg, और आरबीसी की बात करें पैक्ड आरबीसी की तो 5 ml पर kg। और यदि हेमेटोक्रिट काउंट है वो मोर देन 45 है, इक्वल टू 45 है, उस कंडीशन में क्या इंडिकेट करता है, परसिस्टेंट लीकेज। तो क्रिस्टलोइड या कोलोइड फ्लूइड है वो कंटिन्यू रखेंगे 10 ml पर kg पर आवर फॉर 1 आवर, ठीक है। इनिशियल में जो फ्लूइड दे रहे थे उसी को अपन क्रिस्टलोइड फ्लूइड था, ठीक है, या फिर कोलोइड दे रहे, दोनों को रेट है वो 10 ml पर kg पर आवर 1 घंटे के लिए अपन वापस से स्टार्ट रखेंगे कंटिन्यू। फिर अपन कंडीशन को वापस रीअसेस करेंगे। यदि इंप्रूवमेंट प्रेजेंट है तो अपन क्या करेंगे, जो भी आईवी फ्लूइड क्रिस्टलोइड फ्लूइड था उसको अपन रिड्यूस कर देंगे, कितना 7 to 10 ml पर kg पर आवर फॉर 1 to 2 आवर। फिर अपन जैसे ये वाला अपन शेड्यूल था वो अपन टेपरिंग करते जाएंगे समय के साथ, ठीक है। फिर 5 to 7 पे आएंगे, ठीक है, फिर 3 to 5, फिर लास्ट में 2 to 3, और फिर लास्ट 24 to 48 आवर के बाद अपन फ्लूइड स्टेप एकदम स्टॉप कर देंगे, ठीक है। स्लोली स्टॉप करते हुए 24 to 48 आवर के बाद अपन कंप्लीट स्टॉप कर देंगे आईवी फ्लूइड। यदि इंप्रूवमेंट नहीं होता है, ठीक है, अपन ने रीअसेस किया कंडीशन का, तो ये क्या इंडिकेट करता है, रिफ्रैक्ट हाइपोटेंशन को इंडिकेट करता है। इसको अपन को मैनेज कैसे करना है, एज ए सीवियर डेंगू की तरह मैनेज करना है, मीन्स डेंगू शॉक सिंड्रोम, ठीक की तरह मैनेज करना है। इसमें अपन आइनोट्रॉप्स आईसीयू केयर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखें मैनेजमेंट ऑफ द सीवियर डेंगू। सीवियर डेंगू मीन्स शॉक की कंडीशन प्रेजेंट है, मीन्स सीवियर प्लाज्मा लीकेज हो गया हो, शॉक, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंडीशन प्रेजेंट है, सीवियर हेमरेज या सीवियर ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट, हेपेटाइटिस हो गया हो, मायोकार्डाइटिस, रीनल फेलियर, इंसेफेलोपैथी या मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी होगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है, लाइक कंडीशन वगैरह। तो ये कंडीशन सब किसमें इंक्लूड होगी, सीवियर डेंगू मीन्स डेंगू शॉक सिंड्रोम वाली कंडीशन होगी अपने। इसका अपन देखें मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, इमीडिएट रेफरल टू द हॉस्पिटल विथ ब्लड ट्रांसफ्यूजन फैसिलिटी वहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि अपन को इसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। प्लस आईवी फ्लूइड रिससिटेशन, लाइफ सेविंग हो सकता है। बिगिन विद द क्रिस्टलोइड सॉल्यूशन, जिसमें आप 0.9% NH और RL का यूज कर सकते हैं। प्लस मेंटेन द इफेक्टिव सर्कुलेशन फॉर 24 to 48 आवर ड्यूरिंग द प्लाज्मा लीकेज, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक तरह से लाइफ सेविंग की तरह काम कर सकता है, ठीक है ना। फ्लूइड है वो एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द हेमेटोक्रिट एंड क्लिनिकल पैरामीटर के बेसिस पे। प्लस मॉनिटरिंग कंटिन्यू रखनी है, उसका मॉनिटरिंग अपन किसकी करेंगे, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेटरी रेट, बीपी, यूरिन आउटपुट, ठीक है ना, शो की कंडीशन ओवरली चेक करेंगे। हेमेटोक्रिट बिफोर एंड आफ्टर द फ्लूइड, ब्लड ग्लूकोज, रीनल प्रोफाइल, लीवर फंक्शन, कोगुलेशन प्रोफाइल, ये सब अपन चेक करेंगे इस कंडीशन में। प्लस ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है ना,
व्हेन द सीवियर ब्लीडिंग प्रेजेंट है या सस्पेक्टेड ब्लीडिंग। ठीक है, अपन इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हेमेटोक्रिट पे काउंट में ड्रॉप आउट होने लगे, तो क्या इंडिकेट करती है, सस्पेक्टेड ब्लीडिंग या अनएक्सपेक्टेड हाइपोटेंशन है, उस कंडीशन में अपन को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट होती है। प्लस आइनोट्रोप हो सकता है कि रिक्वायरमेंट कब, जब रिफ्लेक्ट हाइपोटेंशन है, ठीक है ना, अपन फ्लूइड, ठीक है ना, फ्लूइड इंजेक्ट कर रहे हैं, उससे हाइपोटेंशन ट्रीट नहीं हो रहा, तो उसको अपन कैसे करेंगे, फिर उसको ड्रग के बेसिस पे आइनोट्रोप यूज करके अपन उस रिफ्लेक्टिव हाइपोटेंशन को ट्रीट कर सकते हैं। या फिर आइनोट्रोप डीकम्पनसेटेड शॉक है, उस कंडीशन में भी अपन को आइनोट्रोप की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट अपन देख रहे थे सीवियर डेंगू के रिगार्डिंग, मैनेजमेंट ऑफ द सीवियर डेंगू। तो इसमें सीवियर डेंगू में दो कंडीशन हो सकती है, या तो कंपनसेटेड शॉक या डीकम्पनसेटेड शॉक, मीन्स हाइपोटेंसिव शॉक भी अपन जिसको बोल सकते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, मैनेजमेंट तो बाद की बात है, पहले अपन को पता होना चाहिए डिफरेंस क्या होता है। कंपनसेटेड शॉक मीन्स बीपी मेंटेन है बट परफ्यूजन पुअर है, और इस कंडीशन में क्या, डीकम्पनसेटेड की बात करें, बीपी लो है, मीन्स सिस्टोलिक बीपी लेस देन 90 mmHg ड्यू टू द सर्कुलेटरी कलेप्स। इसमें सर्कुलेटरी कलेप्स हो जाता है, इस वजह से बीपी लो हो जाता है। इसमें क्या होता है, बीपी मेंटेन होता है बट परफ्यूजन होता है वो पुअर होता है। की फीचर्स देखे अपन कंपनसेटेड शॉक के, तो पल्स प्रेशर इक्वल या लेस देन 20 mmHg, हाइपोटेंशन ट्रीटेड बट नॉट येट प्रेजेंट, सिस्टोलिक बीपी है वो मोर देन या इक्वल टू 90 mmHg, वेरी इंपॉर्टेंट। हेमेटोक्रिट हाइट है, हाई हेमेटोक्रिट मीन्स इक्वल या मोर देन 20% राइज फ्रॉम द बेसलाइन, टेकिकार्डिया, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, डिलेड कैपिलरी रिफिल, रेस्टलेसनेस, इरिटेबिलिटी, वीक और रैपिड पल्स, ये सब क्या इंडिकेट करते हैं, कंपनसेटेड शॉक को रिप्रेजेंट करते हैं। डीकम्पनसेटेड की बात करें तो पल्स प्रेशर, जैसे इसमें लेस देन 20 mmHg था, यहाँ पे वेरी नैरो या अनरिकॉर्डेबल पल्स प्रेशर, ठीक है, इसमें टेकिकार्डिया प्रेजेंट था, इसमें सीवियर टेकिकार्डिया प्रेजेंट है, प्लस पुअर कैपिलरी रिफिल प्रेजेंट है, मोटल या कोल्ड एक्सट्रीमिटीज प्रेजेंट है, ठीक है ना, क्लिनिकल स्टेटस है वो रैपिडली वर्सन हो रहा है, प्लस हाई हेमेटोक्रिट है, मीन्स परसिस्टेंट लीकेज को इंडिकेट करता है, और लो हेमेटोक्रिट काउंट है, ठीक है ना, यदि हेमेटोक्रिट काउंट ज़्यादा लो हो गया, वो क्या इंडिकेट करता है, ओवर्ट ब्लीडिंग या ब्लीडिंग को सस्पेक्ट करता है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ठीक है ना, ये पॉइंट परसेंटेज भी है, डीकम्पनसेटेड शॉक को इंडिकेट करेंगे, और यदि ये वाला साइन प्रेजेंट है तो कंपनसेटेड शॉक को करेंगे। तो अपन इसको पता होना चाहिए, डीकम्पनसेटेड में बीपी देखा तो बीपी कितना होता है, सिस्टोलिक बीपी लेस देन 90 mmHg, और कंपनसेटेड शॉक में कितना होता है, इक्वल या मोर देन 90 mmHg। नेक्स्ट मैनेज कैसे करेंगे अपन, ठीक है, सीवियर डेंगू कंपनसेटेड शॉक, तो अपना फ्लो चार्ट अपन देखेंगे, फ्लो चार्ट का जो सीक्वेंस है वो सेम रहेगा। सबसे पहले हम क्या देंगे, स्टार्ट आइसोटोनिक स्टेरॉइड सॉल्यूशन, जैसे यहाँ पे अपने इन्फ्यूजन रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, अपने देखा था मॉडरेट डेंगू में कितना था 7 to 10, यहाँ पे कितना हो गया 10 to 20 ml पर kg पर आवर फॉर 1 आवर। फिर अपन 1 घंटे के बाद रीअसेस करेंगे कंडीशन, बीपी देखेंगे, पल्स प्रेशर, हेमेटोक्रिट, यूरिन आउटपुट, रेस्पिरेशन, पल्स, ये सब अपन रीअसेस करेंगे। यदि इम्प्रूवमेंट है तो स्लोली अपन आईवी फ्लूइड है क्रिस्टलोइड, उसको कंटिन्यू करेंगे, प्लस टेपरिंग साथ में करते जाएंगे, ठीक है ना, 5 to 7, फिर 3 to 5, फिर 2 to 3, अपन समय के साथ साथ इसकी टेपरिंग करते जाएंगे। वैसे क्लिनिकल इंप्रूवमेंट दिखेगा तो अपन आईवी फ्लूइड को स्टॉप कर देंगे आफ्टर 24 to 48 आवर। यदि इंप्रूवमेंट नहीं होता है तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट हेमेटोक्रिट काउंट अपन देखेंगे, हेमेटोक्रिट काउंट इक्वल या मोर देन 45% है तो परसिस्टेंट लीकेज को इंडिकेट करता है, इसमें अपन क्या करेंगे, सेकंड बोलस यूज करेंगे, ठीक है ना, सेकंड बोलस कितना 10 to 20 ml पर kg ओवर 1 आवर्स, और हेमेटोक्रिट लेस देन 45 है तो ये क्या इंडिकेट करता है, सस्पेक्ट करता है ब्लीडिंग को, तो उसमें हीमोग्लोबिन चेक करेंगे और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, जिसपे अपन होल ब्लड या पैक्ड आरबीसी का यूज कर सकते हैं, दोनों में से किसी का भी, ठीक है। फिर अपन कंडीशन को वापस रीअसेस करेंगे, यदि प्रेजेंट है रीअसेस यस तो अपन आईवी क्रिस्टलोइड फ्लूइड जो है उसको अपन रेट को रिड्यूस कर देंगे, ठीक है ना, 7 to 10 ml, फिर अपन वापस 7 to 10 से 5 to 7 पे, फिर 3 to 5 पे, और लास्ट में
2 to 3 फिर जैसे क्लिनिकल इंप्रूवमेंट होगा लास्ट में अपन स्टॉप कर देंगे आईवी फ्लूइड। और यदि इंप्रूवमेंट नहीं होता है तो ये क्या इंडिकेट करता है, रिफ्रैक्टिव हाइपोटेंशन। इसको अपन कैसे मैनेज करेंगे, एज ए सीवियर डेंगू विथ डिकम्पनसेटेड शॉक। उसके लिए भी अलग फ्लो चार्ट है, सेम का सेम चार्ट है, फिर उसके लिए फ्लो रेट है वो डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है, जिसमें अपन आइनोट्रोप आईसीयू केयर यूज करते हैं, ठीक है ना, सीवियर डेंगू मैनेजमेंट में। जैसे अपन यहाँ बात करेंगे सीवियर डेंगू विथ डिकम्पनसेटेड शॉक, तो इसमें अपन को क्या आइसोटोनिक क्रिस्टलाइन सॉल्यूशन यूज करना है, इसमें रैपिड बोलस यूज करना है, कितना 10 to 20 ml पर केजी ओवर 15 to 30 मिनट। यहाँ पे समय इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, अपन रेट है उसको बहुत कम समय पर अपन, ठीक है ना, उस इतने फ्लूइड को क्वांटिटी को यूज करना है। तो यहाँ पे ये अपन को बताना चाहिए, सिर्फ डिफरेंस पता होना चाहिए। अपने 3 फ्लो चार्ट देखे, एक मॉडरेट डेंगू के लिए, एक कंपनसेटेड और डीकंपनसेटेड, तीनों में सिर्फ फ्लो रेट का डिफरेंस है, बाकी फ्लो चार्ट सेम है, तो याद करना थोड़ा इजी हो जाएगा। और मैक्सिमम फ्लूइड एट ए टाइम कितना यूज कर सकते हैं, 500 ml। फिर अपन रैपिड बोलस के बाद, जैसे अपन पहले देखा था उसमें अपन कब असेसमेंट कर रहे हैं, 1 आवर के बाद असेस कर रहे थे, इसमें क्या करेंगे अपन 15 से 30 मिनट का रैपिड बोलस दिया, तो रैपिड बोलस जैसे खत्म, ठीक है, एंड हुआ, उसके बाद अपन कंडीशन को रीअसेस करेंगे, जिसमें अपन बीपी, पल्स वगैरह, रेस्पिरेटरी रेट, यूरिन आउटपुट, ठीक है ना, पल्स प्रेशर, ये सब अपन मेजर करेंगे। यदि इंप्रूवमेंट दिखता है तो अपन क्या करेंगे, क्रिस्टलोइड फ्लूइड आईवी उसको अपन टेपर करते जाएंगे समय के साथ, 5 to 7, फिर 3 to 5, फिर 2 to 3, ठीक है ना। ये अपन समय के साथ इसको फ्लूइड की टेपरिंग करेंगे, जैसे क्लिनिकल इंप्रूवमेंट अपन को दिखाई देगा, अपन आईवी फ्लूइड को स्टॉप कर देंगे आफ्टर 24 to 48 आवर। यदि इंप्रूवमेंट नहीं दिखता है तो अपन कौन सा नेक्स्ट टेस्ट करते हैं, हेमेटोक्रिट काउंट देखते हैं। हेमेटोक्रिट काउंट मोर देन 45 का इंडिकेट करता है, परसिस्टेंट लीकेज को लेस देन 45 का इंडिकेट करता है, सस्पेक्ट ब्लीडिंग को इंडिकेट करता है। यदि हेमेटोक्रिट मोर देन 45 इक्वल टू 45 है, उस कंडीशन में अपना नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, सेकंड बोलस, कितना 10 to 20 ml पर केजी, और कितने टाइम में, 15 से 30 मिनट में, 15 to 30 मिनट में, ठीक है। इफ नो इंप्रूवमेंट, इस कंडीशन में अपन थर्ड बोलस भी यूज कर सकते हैं। ब्लीडिंग सस्पेक्ट होता है तो हीमोग्लोबिन काउंट देखेंगे और ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे, जिसमें होल ब्लड और पैक्ड आरबीसी का यूज करते हैं। इसके बाद अपन कंडीशन को वापस रीअसेस करेंगे, यदि इंप्रूवमेंट दिखता है तो आईवी क्रिस्टलोइड फ्लूइड है उसको स्लोली रिड्यूस करेंगे, टेपरिंग करते जाएंगे, और आफ्टर 24 to 48 आवर यदि क्लिनिकल इंप्रूवमेंट दिखता है तो अपन आईवी फ्लूइड को स्टॉप कर देंगे। यदि अपन डिकम्पनसेटेड शॉक का इलाज कर रहे हैं, लास्ट तक इंप्रूवमेंट नहीं दिखा, तो ये क्या इंडिकेट करता है अपन को, ये अपन को इवेल्यूएट करना है कंडीशन को फॉर कार्डियोजेनिक या सेप्टिक शॉक के लिए, मेटाबॉलिक एसिडोसिस के लिए, ऑर्गन फेलियर के लिए, या कोई हिडन ब्लीडिंग सोर्स है इसको अपन को पता लगाना है, या फिर कंसीडर द आइनोट्रोप्स, कि फ्लूइड के बेसिस पे अपन शॉक को मैनेज नहीं करें, अब उसको अपन आइनोट्रोप की रिक्वायरमेंट होगी, और ये आईसीयू की कंडीशन में पेशेंट को अपन मैनेज करेंगे। नेक्स्ट अपन को पता होना चाहिए कि रेड सेल ट्रांसफ्यूजन के लिए क्या इंडिकेशन है और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के लिए क्या इंडिकेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं, ठीक है ना, 2 नंबर के या 5 नंबर के मार्क्स आ सकते हैं, प्लस नीट पीजी के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्राइटेरिया। रेड सेल की बात करें तो ओवर्ट ब्लड लॉस मीन्स लॉस ऑफ द मोर देन या इक्वल टू 10% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम, ठीक है ना। इस कंडीशन में अपन ऑल ब्लड या पैक्ड आरबीसी प्रेफर करते हैं, प्लस रिफ्रैक्टिव शॉक की कंडीशन है, ठीक है ना, शॉक परसिस्ट डेस्पिट द एडिक्वेट फ्लूइड थेरेपी, उस कंडीशन में अपन प्रेफर करते हैं, या हेमेटोक्रिट बिगिन टू फॉल, ठीक है ना, ये क्या इंडिकेट करता है, ब्लीडिंग को इंडिकेट करता है, तो इस कंडीशन में हमको ट्रांसफ्यूजन की जरूरत हो सकती है, प्लस रिप्लेसमेंट वॉल्यूम फॉर द ब्लड लॉस, ठीक है। तो अपन कितना यूज करते हैं, 10 ml पर केजी बॉडी वेट एट ए टाइम, ठीक है ना, प्लस कोगुलेशन प्रोफाइल शुड बी मॉनिटर्ड, फ्लूइड ओवरलोड प्रेजेंट है, ठीक है ना, अपने उस कंडीशन में भी अपन को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होती है, इफ फ्लूइड ओवरलोड डेवलप ड्यू टू द एग्रेसिव आईवी फ्लूइड, ठीक है ना, पैक्ड आरबीसी शुड बी यूज इंस्टेड ऑफ द होल ब्लड, ठीक है ना। तो ये 4 कंडीशन है जहां पे अपन को रेड सेल ट्रांसफ्यूजन की रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन सी, ओवर ब्लड लॉस, रिफ्रैक्टिव शॉक, रिप्लेसमेंट वॉल्यूम फॉर ब्लड लॉस, और फ्लूइड ओवरलोड की कंडीशन प्रेजेंट है। प्लेटलेट के बारे में देखें
नो नीड फॉर प्रोफाइलेक्टिक platelet transfusion even when the platelet count is less than 20,000 per mmQ. वेरी इंपॉर्टेंट। तो कब रिक्वायरमेंट होती है अपन को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की? जब प्लेटलेट काउंट लेस देन 10,000। वेरी इंपॉर्टेंट, ये अपन को डाटा पता होना चाहिए कि जब भी प्लेटलेट काउंट 10,000 से नीचे होती है उस कंडीशन में अपन को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की जरूरत रिक्वायरमेंट होती है। इस कंडीशन में अपन प्रोफाइलेक्टिक ट्रांसफ्यूजन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। प्लस प्रोलॉन्ग शॉक और कोगुलोपैथी मींस एबनॉर्मल कोगुलेशन प्रोफाइल है, उस कंडीशन में अपन को प्लेटलेट की रिक्वायरमेंट होती है। प्लस तीसरा इंडिकेशन देखें, सिस्टमेटिक मैसिव ब्लीडिंग, ठीक है ना, प्लेटलेट में बी रिक्वायर्ड अलोंग विद द रेड सेल ट्रांसफ्यूजन। तो ये 3 इंडिकेशन हो गए प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के लिए। लास्ट में पूरा की पेशेंट था, पेशेंट का कंप्लीट ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है, जो भी कंडीशन थी डेंगू, ठीक है ना, डेंगू सीवियर डेंगू था, उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट हो गया। तो अब उसको अपन डिस्चार्ज करेंगे, तो डिस्चार्ज के लिए कौन से क्राइटेरिया जो पेशेंट के द्वारा फुलफिल हो तभी अपन उसका, ठीक है ना, डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो नो फीवर फॉर एटलीस्ट 24 आवर विदाउट एंटीपायरेटिक्स, फर्स्ट कंडीशन हो गई। रिटर्न ऑफ द एपेटाइट, विजिबल क्लिनिकल इंप्रूवमेंट, plus good urine output, very important. 2 to 3 days have passed after the recovery from the shock की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में 2 से 3 दिन का समय हो गया है रिकवरी के लिए। प्लस नो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस फ्रॉम द प्लूरल इफ्यूजन या एसाइटिस, या किसी की वजह से भी रेस्पिरेशन में दिक्कत नहीं हो, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एब्सेंट हो, ठीक, और प्लेटलेट काउंट है वो मोर देन 50,000 पर mmQ। इसी ये सब कंडीशन फुलफिल होती है तभी पेशेंट को डिस्चार्ज किया जाता है। तो ये अपन को इंपॉर्टेंट है, दो नंबर के, ठीक है ना, 5 नंबर के एमसीक्यू में, 5 नंबर के शॉर्ट नोट्स में ये डिस्चार्ज क्राइटेरिया आ सकता है, जिसमें अपन को पता होना चाहिए कि ये फुलफिल होता है तभी अपन पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग अपन नेक्स्ट अपन देखेंगे डेंगू का प्रिवेंशन है, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है ना, पूरा जो भी, ठीक है ना, अपन देखेंगे कैसे कंट्रोल के लिए कौन कौन से मेथड है वो अपन देखेंगे, किसमें कवर करेंगे, NVBDCP प्रोग्राम अपन देखेंगे। उसके अपन जितने भी वेक्टर बॉर्न डिजीज है उसका कंट्रोल और प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अपन किसमें कवर करेंगे, इस प्रोग्राम में, जो अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन इस प्रोग्राम के ऊपर वीडियो बनाएंगे। अभी अपन देख लेते हैं यहाँ पे कि अपन जब भी डेंगू का अपन सर्विलेंस करना चाहते हैं, लार्वा का सर्विलेंस और लार्वा सर्वे में कौन कौन सा इंडेक्स है वो अपन यूज करते हैं। तो उसके रिगार्डिंग अपन देख लेते हैं कि अपन इसमें सैम्पलिंग यूनिट, हाउस इंडेक्स, कंटेनर इंडेक्स और ब्रीट्यू इंडेक्स, 4 इंडेक्स यूज करते हैं। इसके बारे में आपको मीनिंग पता होना चाहिए। सैम्पलिंग यूनिट क्या इंडिकेट करती है, हाउस और इट इज प्रीमाइसेस सर्च फॉर वाटर होल्डिंग कंटेनर। तो ये क्या हो गया, सैम्पलिंग यूनिट। हाउस इंडेक्स क्या इंडिकेट करता है कि टोटल नंबर ऑफ अपन ने कितने हाउस चेक किए, उसमें से कितने हाउस में एडीज का लार्वा प्रेजेंट था, उसको अपन क्या बोलेंगे, हाउस इंडेक्स। जैसे अपने 400 हाउस चेक किए, उसमें से 100 हाउस थे जिसमें लार्वा प्रेजेंट था, तो ये अपना क्या हो जाएगा, हाउस इंडेक्स हो जाएगा। कंटेनर इंडेक्स के क्या मीनिंग है कि नंबर ऑफ कंटेनर अपने कितने चेक किए, जैसे 200 कंटेनर चेक किए अपने, उसमें से 50, ठीक है ना, 40 कंटेनर में सिर्फ लार्वा प्रेजेंट था, उसको अपन क्या बोलेंगे, कंटेनर इंडेक्स की नंबर ऑफ कंटेनर पॉजिटिव आउट ऑफ द नंबर ऑफ कंटेनर चेक्ड। ब्रीटाउ इंडेक्स क्या होता है, ब्रीटाउ इंडेक्स इन दोनों का मिक्सर होता है, मींस कि नंबर ऑफ द कंटेनर पॉजिटिव फॉर लार्वा, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ द हाउस चेक, कितने हाउस चेक किए अपन ने, 400 हाउस चेक किए, उसमें से टोटल नंबर ऑफ कितने कंटेनर है जिसमें लार्वा प्रेजेंट है। तो टोटल जैसे माना आपने 300 कंटेनर उसमें लार्वा प्रेजेंट है, 4,400 अपन ने हाउस चेक की उसमें से। तो एक तरह से ब्रीटाउ इंडेक्स है ये, कंटेनर और हाउस इंडेक्स का मिक्सर है। हम लार्वा सर्वे में अपने मोस्ट कॉमनली कौन सा यूज करते हैं, हाउस इंडेक्स। इसको अपन दूसरा नाम क्या है, एडीज एजिप्टी इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, 2 नंबर का शॉर्ट नोट्स इसके ऊपर आ सकता है। क्या इसका डेफिनेशन क्या होती है, परसेंटेज ऑफ द हाउस एंड देयर प्रीमाइस शोइंग एक्चुअल ब्रीडिंग ऑफ द एडीज एजिप्टी लार्वा। मीन्स कि अपन ने जितने हाउस चेक किए उसमें से कितने हाउस ऐसे थे जिसमें उनके उस हाउस में लार्वा
प्रेजेंट था, ठीक है ना। तो इसी को मैंने क्या बोलते हैं, एडिज एजेप्टी इंडेक्स। और ये इंडेक्स है, ये इसकी क्या रेंज होनी चाहिए, शुड बी लेस देन 1% होनी चाहिए, ठीक है ना। मोर देन 1% है तो ये, ठीक है ना, डेंजर है, ये नहीं होनी चाहिए, इसकी रेंज लेस देन 1 होनी चाहिए, ठीक है। प्लस अपन देखे एयरपोर्ट या सी पोर्ट्स होते हैं, ठीक है ना, इन एंडेमिक एरिया, वो एटलीस्ट 400 मीटर अराउंड देयर पेरीमीटर फ्री फ्रॉम द ब्रीडिंग ऑफ द एडिज एजेप्टी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अपन को 400 मीटर का ध्यान रखना है एंडेमिक एरिया में, इन सी पोर्ट या एयरपोर्ट के आसपास कोई भी ब्रीडिंग प्लेसेस न हो एडिज एजेप्टी के लिए, ठीक है। प्लस इसका अपन जो भी इंटीग्रेटेड वेक्टर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, बायोलॉजिकल, लार्वल कंट्रोल, एंटी अडल्ट कंट्रोल, ये सब अपन NBDC में प्रोग्राम देखेंगे, उसमें पूरा कवर करेंगे हर वेक्टर बॉर्न डिजीज के लिए। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस।